गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सप्लाई, पूर्ति क्या होती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया था डिमांड के बारे में, मांग क्या होती है उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से आपको समझाया था। और उसके बाद अपन ने मांग के नियम के बारे में अध्ययन किया था। और मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर अगर किसी की वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है अर्थात उसकी मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी मांगी गई मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है। और जस्ट इसका विपरीत भी सही है। अब हम बात करते हैं सप्लाई, पूर्ति की। तो सबसे पहले अपने को समझना होगा जो सब पूर्ति जो है वो संबंधित है उत्पादक से। कोई भी उत्पादक, कोई भी फर्म, कोई भी उद्योग यदि कुछ उत्पादन करके मार्केट में बेचने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है, तो वो पूर्ति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो राम के घर में 10 क्विंटल अनाज पैदा हुआ, 10 क्विंटल गेहूँ पैदा हुई। ठीक है। तो यहाँ वस्तु तो हो गई गेहूँ, उत्पादन कितना हुआ 10 क्विंटल। 10 क्विंटल में से उन्होंने 4 क्विंटल अपने उपभोग के लिए घर पे रख लिया। बाकी जो 6 क्विंटल बचा उसको किसी कीमत पे उस वस्तु को या उस गेहूं को, 6 क्विंटल गेहूं को जब मार्केट में बेचने के लिए जाता है तो वह उसकी पूर्ति कहलाती है। तो पूर्ति कितनी हुई यहाँ, 6 क्विंटल। ठीक है। तो सबसे पहले वस्तुओं की पूर्ति की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय है वस्तु की उन मात्राओं से जिन्हें एक विक्रेता, यहाँ विक्रेता की बात भी कर सकते हैं अपन, यहाँ उत्पादक की बात भी कर सकते हैं, यहाँ फर्म की बात भी अपन कर सकते हैं, विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय में बेचने को तैयार रहता है अर्थात मार्केट में बेचने के लिए चला जाता है। मांग की भांति पूर्ति भी किसी समय की अवधि और कीमत से जुड़ी रहती है कि एक निश्चित समय में और एक निश्चित कीमत पर किसी भी वस्तु की अगर मात्रा मार्केट में बेचने के लिए जाती है तो वह उस वस्तु की क्या कहलाती है, सप्लाई या पूर्ति कहलाती है। यहाँ थॉमस के अनुसार वस्तु की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में एक निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। मान लो एक वस्तु है गेहूँ, और गेहूँ की अलग अलग कीमतें हैं कि कभी गेहूँ की कीमत 1000 रुपये प्रति क्विंटल है, कभी 1500 रुपये प्रति क्विंटल है, कभी 1200 रुपये प्रति क्विंटल है। तो इन विभिन्न कीमतों पर जितनी जितनी मात्रा बेचने के लिए मार्केट में भेजी जाती है उसे अपन उस वस्तु की क्या करते हैं, पूर्ति कहते हैं। तो एक जनरल सा संबंध है, कोई भी उत्पादक हो चाहे या कोई फर्म हो, अगर उस उत्पादक को कीमत ज़्यादा मिलेगी, अपनी वस्तु का या अपने माल की कीमत ज़्यादा मिलेगा तो वो क्या करेगा, तो वो अपने माल को ज़्यादा बेचेगा अर्थात पूर्ति को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो लाभ कमाना चाहेगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया था, 10 क्विंटल गेहूँ पैदा हो रहे थे जिसमें से वो 6 क्विंटल मार्केट में पूर्ति के लिए दे रहा था। लेकिन अगर उस गेहूं की कीमत बढ़ जाती है तो वो क्या करेगा, अपना उपभोग जो 4 क्विंटल कर रहा था उस उपभोग को थोड़ा कम कर लेगा और क्या करेगा, मार्केट में पूर्ति को बढ़ा देगा। अर्थात जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे ही वस्तु की पूर्ति भी मार्केट में बढ़ जाती है। तो यहाँ पूर्ति और कीमत का धनात्मक संबंध होता है। एक प्रोफेसर मेयर के अनुसार पूर्ति किसी वस्तु की मात्रा की अनुसूची है जो भिन्न भिन्न कीमतों पर किसी विशेष समय या समय की अवधि में बेची जाती है। अर्थात एक दिन, एक सप्ताह आदि जिसमें पूर्ति की सभी दशाएं स्थिर हो, विक्रय के लिए प्रस्तुत की जाए अर्थात बेचने के लिए भेजी जाए या बेचने को तैयार हो, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ति कहेंगे। तो जिस प्रकार अपन ने मांग अनुसूची बनाई थी उसी प्रकार अपन भिन्न भिन्न कीमतों पे भिन्न भिन्न की गई पूर्ति की मात्राओं की एक सूची बनाते हैं, उसे कहते हैं सप्लाई शेड्यूल अर्थात पूर्ति तालिका। तो विभिन्न कीमतों पर बाजार में वस्तु की बेचे जाने वाली मात्राओं को यदि तालिका में व्यक्त किया जाए तो इसे अपन सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। इस प्रकार पूर्ति तालिका वह तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली पूर्ति की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है।
जैसा कि मैंने मांग में आपको पढ़ाया था, इधर इस साइड में अपन ने कीमत को दर्शाया था, इधर मांग मात्रा को दर्शाया था। और कीमत जैसे जैसे वस्तु की, मान लो शुरू में 10 रुपये थे, फिर 9, फिर 8, फिर 7, जैसे ये भिन्न भिन्न कीमतें थी, इन पे मांगी गई मात्रा 6 kg, कोई भी वस्तु है, 7, यहाँ 4 kg, यहाँ 3 kg, यहाँ 2 kg। तो जैसे जैसे कीमत कम हो रही है वैसे वैसे मांग मात्रा बढ़नी चाहिए थी। तो यहाँ 6 और यहाँ 8 और यहाँ 9, ये एक एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए। तो भिन्न भिन्न कीमतों पे मांगी गई मात्राओं को दर्शाने वाला तालिका ही क्या कहलाती थी, मांग तालिका या मांग कहलाती है। इसी प्रकार पूर्ति तालिका में क्या लिखेंगे, इस साइड में तो पूर्ति आ जाएगी, कीमत आ जाएगी वस्तु की, और इधर क्या आ जाएगी, जो बेचने के लिए तैयार रहता है उत्पादक, वह बेची गई मात्रा, बेचने के लिए जो तैयार रहता है उसकी मात्रा आ जाएगी। तो पूर्ति तालिका भी मांग वक्र की तरह दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत, जैसे अपन ने पढ़ा था पिछली वीडियो में, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। इसी प्रकार पूर्ति तालिका भी दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और मार्केट सप्लाई शेड्यूल, बाजार पूर्ति तालिका। तो सर्वप्रथम अपन अध्ययन करेंगे व्यक्तिगत पूर्ति तालिका का। तो यहाँ मैंने आपको एक तालिका बनाई है, इधर वस्तु की कीमत दिखाई गई है प्रति इकाई रुपए में, मतलब एक इकाई की कीमत है ये, ठीक है। 4 रुपये है, यहाँ 5 रुपये, 6, 7, 8, 9, अर्थात कीमत क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, ठीक है। अब कोई भी एक विक्रेता है, विक्रेता ए द्वारा की गई पूर्ति मात्रा, जब वस्तु की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई थी तो वह 2 इकाई बेचने के लिए मार्केट में ले गया, ठीक है। जब वस्तु की इकाई 5 हो गई तो कीमत बढ़ते ही उसने क्या किया, अपनी सप्लाई को बढ़ा दिया। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ी वैसे वैसे उसने पूर्ति की मात्रा की वो बढ़ाता चला गया। यह जो एक तालिका का निर्माण हुआ इसे अपन कहते हैं व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। यह तालिका विक्रेता के पूर्ति फलन को स्पष्ट करती है। एक विक्रेता किसी निश्चित समय अवधि में विशेष में विभिन्न कीमतों पर, ये अलग अलग कीमतें हैं 4, 5, 6, वस्तु की जितनी मात्रा बाजार में बेचने को तैयार रहता है। जब जब कीमत 7 रुपये थी तो वो कितनी मात्रा बेचने को तैयार था, 8, ठीक है। ये केजी में भी हो सकती है। जब कीमत बढ़ के 9 हो गई तो बेची गई इकाइयों की संख्या कितनी होगी, 12 है। इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे जैसे कीमत बढ़ी है वैसे वैसे जो उत्पादक है वो लाभ कमाने के लिए ज़्यादा मात्रा बेच रहा है, अर्थात ज़्यादा मात्रा की पूर्ति कर रहा है। इसे अपन व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति भी बढ़ रही है, अर्थात कीमत जब इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे सप्लाई भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब कीमत घटती है तो सप्लाई भी क्या होती है, घटती है। और ये जो संबंध होता है कीमत और सप्लाई में, वह कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, धनात्मक संबंध को बताता है, ठीक है। अब अगर बाजार पूर्ति तालिका की अपन बात करें तो अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में तो बहुत सारे क्रेता होंगे और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। अब बहुत सारे विक्रेता जब अपनी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं तो उन सबको क्षैतिज योग अगर उनका कर लिया जाए, उनका हॉरिजॉन्टल योग कर लिया जाए तो अपन को मार्केट सप्लाई शेड्यूल प्राप्त हो जाएगा। बाजार की सभी फर्में, एक बाजार में बहुत सारी फर्में होते हैं या बहुत सारे विक्रेता होते हैं, मिलकर विभिन्न कीमतों पे, भिन्न भिन्न कीमतों पर बाजार में कुल कितनी मात्रा बेचने को तैयार रहते हैं, इसकी एक तालिका में प्रदर्शन बाजार पूर्ति तालिका करती है। इस प्रकार बाजार पूर्ति तालिका से अभिप्राय है बाजार में किसी विशेष वस्तु का उत्पादन या पूर्ति करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति के जोड़ से। अब मान लो 5 उत्पादक हैं, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। ये सभी पांचों उत्पादक क्या करते हैं, एक निश्चित कीमत पे भिन्न भिन्न मात्राओं की पूर्ति करते हैं। इन सबको जोड़ लिया जाए तो वो क्या आ जाएगी, बाजार की टोटल पूर्ति की मात्रा आ जाएगी। किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों के जोड़ को उद्योग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि एक वस्तु का उत्पादन कर रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल पिछली वीडियो में बताया था, एक लक्स साबुन है, एक हमाम साबुन है, एक डव साबुन है, ये सब नहाने की साबुन है। ये अपने आप में एक फर्में हैं और इन फर्मों के सबको जोड़ दिया जाए तो एक उद्योग प्राप्त होगा, उसे साबुन उद्योग कहेंगे। अतएव बाजार पूर्ति तालिका समस्त उद्योग की पूर्ति तालिका होती है। इसके द्वारा बाजार में विभिन्न कीमतों पर सभी फर्मों की किसी विशेष वस्तु की कुल पूर्ति प्रकट की जाती है। बाजार पूर्ति 3 विक्रेताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर प्रस्तुत की जाने कुल वस्तु मात्रा बताती है। यहाँ तीनों विक्रेताओं द्वारा, तो यहाँ 3 विक्रेता लिए हैं, ए, बी और सी, ठीक है।
और यहाँ वस्तु की कीमत को दर्शाया है। वस्तु की कीमत 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये प्रति इकाई कीमत है। एक कोई भी वस्तु उसकी एक इकाई की मूल्य 4 रुपये है। जब उस वस्तु की कीमत 4 रुपये है तो जो ए विक्रेता है वो कितनी इकाइयों का पूर्ति करता है? 2 इकाइयों की। बी कितनी करता है? 2 की। और सी कितनी करता है? 1 इकाई की। इन सबको जोड़ लिया जाए तो ये क्या आ जाएगी? उस वस्तु की कुल पूर्ति आ जाएगी या फिर उस वस्तु की बाजार पूर्ति आ जाएगी। तो बाजार पूर्ति क्या होगी? 2, 2, 4 और 1, 5। ठीक है। अब जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे बाजार की पूर्ति भी बढ़ रही है। देख लो 5, 11 हो गई, 16 हो गई। अब यहाँ लेकर मान लो कीमत 8 है, 8 रुपये प्रति इकाई है। तो जो ए नंबर का विक्रेता है वो 10 इकाइयों का पूर्ति करेगा। बी जो विक्रेता है वो 11 इकाइयों की मार्केट में पूर्ति करेगा। और सी जो विक्रेता है वो 9 इकाइयों की मार्केट में पूर्ति करेगा। और इस प्रकार बाजार जो पूर्ति होगी वो तीनों को जोड़ के प्राप्त होगी। 10, 11 और 9 टोटल कितनी हो गई? 30। ठीक है। तो ये होती है बाजार पूर्ति तालिका। अब जिस प्रकार मांग फलन अपन ने पढ़ा था कि मांग जो फलन होता है वो कुछ चरों का, मांग को प्रभावित करने वाले चर, जैसे उस वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, जनसंख्या आदि चरों का फलन होता है। ठीक है। अर्थात ये जो सभी के सभी चर थे, जो स्वतंत्र चर थे, वो मांग मात्रा को प्रभावित करने वाले क्या थे? कारक थे। इसी प्रकार सप्लाई को प्रभावित करने वाले भी कुछ कारक होते हैं। तो वस्तु की पूर्ति तथा उसको प्रभावित करने वाले या उसको निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच कार्यात्मक संबंध ही पूर्ति फलन कहलाता है। तो यहाँ तो अपन लेंगे dx के स्थान पे तो अपन ले लेंगे sx, क्योंकि अपन ने जब डिमांड पढ़ी थी तो dx लिया था, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। अपन यहाँ सप्लाई की बात कर रहे हैं तो सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी अर्थात sx लेंगे। ठीक है। ये तो क्या दर्शा रही है? पूर्ति को दर्शा रही है कि किसी एक्स वस्तु की पूर्ति। अब यहाँ सबसे पहले अपने को देखना है जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन में ये जो चर हैं दाईं साइड में, ये सब के सब कैसे चर है? स्वतंत्र चर है। अर्थात ये सब के सब जो चर हैं वो उस वस्तु की पूर्ति को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। ठीक है। तो कौन कौन से चर है जो एक वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं? तो हम बात करते हैं, अगर अक्स वस्तु की पूर्ति की हम बात करें तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से चर होंगे? उस खुद अक्स वस्तु की कीमत, स्वयं अक्स वस्तु है उसकी कीमत। ठीक है। संबंधित वस्तु की कीमत, यहाँ मैंने पी वाई लिखा है। पी एफ संबंधित जो उत्पादन के साधन है उनकी कीमत, क्योंकि अपन वस्तु का क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन करके हम उसकी मार्केट में सप्लाई को कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी विक्रेता किसी वस्तु का सबसे पहले क्या करेगा? कोई भी फर्म है या विक्रेता सबसे पहले उस वस्तु का क्या करेगा? उत्पादन करेगा। वो उत्पादन करने के बाद उसकी क्या करेगा? मार्केट में बेचने के लिए जाएगा, बेचने के लिए तैयार होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ति कहेंगे। ठीक है। जब वो उत्पादन करेगा तो उसी उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होगी। तो उत्पादन के जो भी साधन हैं जैसे श्रम, भूमि, पूंजी, तकनीकी, इन सब की कीमतें भी किसको प्रभावित करते हैं? सप्लाई को प्रभावित करती है। ठीक है। अगला है टी, टेक्नोलॉजी, तकनीकी का स्तर। उसके बाद है एन, फर्मों की संख्या, वो भी क्या है? पूर्ति को प्रभावित करती है। फिर जी, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है वो भी सप्लाई को प्रभावित करती है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ वगैरह देती है, इस पे अपन विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। फिर है लास्ट ई एक्स। ई एक्स मतलब एक्सपेक्टेड, अगर भविष्य के अंदर कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है तो वह भी वर्तमान की पूर्ति को क्या करती है? प्रभावित करती है। अब अपन अलग अलग पर्टिकुलर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं उस वस्तु की कीमत। मान लो एक वस्तु है गेहूँ, ठीक है, उसकी सप्लाई की अपन बात करेंगे। अब गेहूँ की जो सप्लाई है, जो पूर्ति है, उसको प्रभावित कौन करेगा? सबसे पहले गेहूँ की कीमत, उसी वस्तु की कीमत। तो ये मैंने बता दिया। अब मान लो कोई एक किसान है, ठीक है, वो किसान गेहूँ मार्केट में बेचने जाता है, कहने का मतलब गेहूँ की पूर्ति करता है। अगर उस किसान को गेहूं की कीमत ज़्यादा मिलेगी तो वो क्या करेगा? वो मार्केट में ज़्यादा पूर्ति करेगा। अगर उसे कीमत कम प्राप्त होगी तो वो बेचने कम मात्रा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? किसी वस्तु की पूर्ति और कीमत में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। सामान्य दशाओं में कीमत बढ़ने से वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है।
मैंने एक एग्जाम्पल बताया था। सबसे कोई राम नाम का व्यक्ति है या किसान है, उसके घर 10 क्विंटल गेहूँ पैदा हुए, जिसमें उसने 4 क्विंटल घर पे उपभोग कर लिए, घर पे काम में ले लिए। बाकी जो 6 क्विंटल बचे उनको वो मार्केट में उसको बेच दिया, मार्केट में बेचने के लिए उतार दिया। तो ये 6 क्विंटल क्या कहलाती है? उस वस्तु की पूर्ति कहलाती है। लेकिन जब अगर गेहूं की कीमत बढ़ जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? 4 क्विंटल के स्थान पे 3 क्विंटल का ही उपभोग करेगा और मार्केट में कितना बेचेगा? 7 क्विंटल। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत बढ़ गई है, उसे लाभ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ कीमत और पूर्ति का सीधा संबंध होता है। और जब कीमत घटती है तो वो क्या करेगा? मार्केट में बेचने नहीं जाएगा, अर्थात उसकी पूर्ति को वो क्या कर देगा? घटा देगा। अब दूसरी बात है वस्तु, संबंधित वस्तु की कीमत। अब मान लो गेहूं अपन ने बात कर रहे थे, किसान जो गेहूं की पूर्ति कर रहा था, और गेहूं की एक संबंधित वस्तु मान लेते हैं चावल। ठीक है, अब मान लो किसी वस्तु विशेष की पूर्ति अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल गेहूं की कीमत तो स्थिर है, ठीक है, और अचानक चावल की कीमतों में वृद्धि होने लग जाएगी, तो लोग क्या करेंगे? गेहूं बोना बंद कर देगा। वो किसान क्या करेगा? अगले सेशन में या उसी सेशन में गेहूं का उत्पादन कम कर देगा और गेहूं के स्थान पे किसका उत्पादन शुरू कर देगा? राइस, चावल का उत्पादन शुरू कर देगा। ठीक है, तो गेहूं का उत्पादन ही कम करेगा तो वो उस गेहूं की पूर्ति भी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे चावल की कीमत में वृद्धि होने पर गेहूं की पूर्ति क्या हो जाती है? गिर जाती है। इसका कारण यह है कि चावल की कीमत में वृद्धि जो भी किसान या जो भी निर्माता है, निर्माता को चावल के अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि उसमें लाभ ज़्यादा होगा। इसलिए गेहूं का उत्पादन क्या होगा? कम होगा, और गेहूं का उत्पादन कम होने के कारण उसकी पूर्ति भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। नेक्स्ट अपना जो तीसरा घटक है वो है पीएफ, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर की प्राइस, अर्थात साधन की कीमत। साधन की कीमत किसी वस्तु की पूर्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो देखना, जो भी उत्पादन के साधन है की कीमत बढ़ने पर, जनरल सी बात है, जब एक किसान, कोई भी फार्मर अगर गेहूं का उत्पादन करता है तो उसको कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल श्रम चाहिए, ठीक है, मजदूर तो चाहिए चाहिए, पूंजी चाहिए, भूमि भी चाहिए उसे, तभी तो वो गेहूं का उत्पादन कर पाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर भूमि महंगी हो जाए, या फिर अपन कहें कि जो मजदूर है वो अपनी मजदूरी को बढ़ा देंगे, जब वो मजदूरी को बढ़ा देंगे और भूमि भी महंगी हो गई और उसके पास जो पूंजी मिल रही थी वो भी महंगी हो गई, अर्थात जो भी उत्पादन के साधन है वो सब महंगे हो गए, तो उस गेहूं को उत्पादित करने के लिए जो लागत थी वो लागत क्या हो जाएगी? किसान की बढ़ जाएगी। और जब लागत बढ़ जाएगी तो उसे लाभ क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। इसलिए वह किसान उस गेहूं का उत्पादन कम करेगा। क्यों? क्योंकि कीमत, साधनों की कीमतें बढ़ने के कारण उसकी लागत बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ देखना, उत्पत्ति के साधनों की कीमत बढ़ने पर उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उत्पादकों का लाभ घटता है और वे उत्पादन कम कर देते हैं। और इसके विपरीत अगर हम बात करें, अगर किसी उसी किसान को अगर मजदूरी भी कम देनी पड़े, भूमि के लिए लगान भी कम देना पड़े और पूंजी पर ब्याज भी उसे कम देना पड़े, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी लागत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और लागत कम हो जाएगी तो उसे फ़ायदा ज़्यादा होगा, लाभ ज़्यादा होगा, और लाभ ज़्यादा होगा तो उस वस्तु या उस गेहूं का उत्पादन क्या करेगा? ज़्यादा करेगा, और उत्पादन ज़्यादा करेगा तो उसकी सप्लाई भी मार्केट में बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ उत्पत्ति के साधनों की कीमतें कमी होने पर उत्पादन लागत में भी कमी हो जाएगी और उससे पूर्ति में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं टेक्नोलॉजी। तो अपन एक जनरल सी बात अपने को पता है, पहले जो खेती होती थी, अपन एक फार्मर के एग्जांपल चल रहे हैं, पहले जो खेती होती थी वो ऊंट या बैलगाड़ी से ऊंट या बैल से खेत को जोता जाता था। ठीक है, और जब इनसे खेत को जोता जाता था तब एक तो समय ज़्यादा लगता, ठीक है, एक धन ज़्यादा लगता, ठीक है, और इसके कारण उनका उत्पादन क्या होता था? समय ज़्यादा लग, आज बारिश आज हो गई, बारिश तो आज हुई है, और
ऊंट जब आता उसके बाद वो खेत को जोतता, उसमें उसको मान लो 5 दिन लग जाते, तो वो ज़मीन की उर्वरकता जो थी वो क्या हो जाती, कम हो जाती। उससे ज़मीन की उत्पादक क्षमता कम हो जाती, उससे क्या होगा, उत्पादन भी क्या होगा, प्रभावित होगा और उत्पादन कम हो जाएगा। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ है, जो बैल जो था, ऊंट जो था, वो प्रतिस्थापित हो गए, उनके स्थान पे क्या आ गए, ट्रैक्टर आ गए। ट्रैक्टर आ गए अर्थात तकनीकी में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। और ट्रैक्टर जो है वो कीमत सस्ते भी होते हैं, प्लस सबसे बड़ी बात वो समय कम लेते हैं, जल्दी बो देते हैं, ठीक है। और जब उन अनाज पक जाता है तो उसको निकालने में भी वो जल्दी निकाल देते हैं। इसलिए तकनीकी में सुधार होने के कारण उत्पादन क्या होने लग गया, ज़्यादा होने लग गया, ठीक है। और उत्पादन ज़्यादा ही नहीं होने लग गया, उत्पादन सस्ता भी होने लग गया। कहने का मतलब जो लागत है वो कम लगने लग गई है, लागत कम लग रही है और उत्पादन भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए पूर्ति भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अर्थात तकनीकी स्तर में परिवर्तन से नवीन और कम लागत वाली उत्पादन तकनीकी को आविष्कार हुआ है, जिससे उत्पादन लागत में कमी तथा वस्तु की पूर्ति में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट जो पूर्ति को प्रभावित करने वाला कारक है वह फर्मों की संख्या। अब मान लो किसी वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल एक साबुन की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो साबुन की बहुत सारी फर्में होती है, तो जितनी ज़्यादा फर्में होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अपन अब गेहूं की बात करें, तो मान लो एक गांव के पहले 5 व्यक्ति गेहूं बोते थे तो सप्लाई कम थी। अब उसी गांव के 100 आदमी गेहूं बोने लग जाएं तो उसका उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा और उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो किसी वस्तु की बाजार पूर्ति फर्मों की संख्या पर निर्भर करती है। फर्मों की संख्या अधिक होने पे पूर्ति भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और इसके विपरीत फर्मों की संख्या कम होने पे पूर्ति भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है भविष्य में संभावित कीमत, ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अब मान लो किसी वस्तु की भविष्य में कीमत में परिवर्तन होने की संभावना हो। अब मान लो कोई वस्तु है, उसकी मान लो कि भविष्य में कीमत बढ़ेगी, तो मान लो एक व्यक्ति के गेहूं का उत्पादन उसने किया और उसको ये पता है किसान को कि वो अगले साल उस गेहूं की कीमत बढ़ेगी, तो इस वर्ष वह गेहूं को नहीं बेचेगा, अर्थात गेहूं की पूर्ति मार्केट में नहीं करेगा। वो कब करेगा, अगली साल करेगा, ठीक है। तो इस वर्ष पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो भावी जो कीमतें होती हैं, भविष्य में वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की संभावना भी पूर्ति को क्या करती है, प्रभावित करती है। यदि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना हो तो वर्तमान पूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और मान लो उसी किसान को ये पता हो कि अगली साल गेहूं की कीमत बहुत कम हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, अपने पूरे के पूरे उत्पादन को इसी वर्ष बेचने की सोचेगा। और इसके विपरीत यदि भविष्य में कीमत घटने की संभावना होती है तो वर्तमान में पूर्ति बढ़ जाती है, ठीक है। तो यह भी पूर्ति को प्रभावित करने वाला एक कारक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की नीति। तो सरकार 2 प्रकार की नीति करती है, जिसे अपन राजकोषीय नीति कहते हैं, या तो टैक्स लगाती है या सब्सिडी देती है। अब मान लो सरकार टैक्स लगाने लग जाए, तो टैक्स अगर सरकार लगाएगी उस उत्पादक पे और उत्पादक को कर चुकाना पड़ गया, तो उत्पादक की लागत जो है, वो बेचारा पहले ही उत्पादन कर रहा था तो पहले मजदूरी भी दे रहा था, मशीनों के पैसे भी दे रहा था, अब कर और देना पड़ेगा, इसका मतलब उसकी लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अतः वो उत्पादन को क्या कर देगा, कम कर देगा और पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी प्रकार मान लो वही सरकार उस उत्पादक को कर नहीं देने की बजाय उसे सब्सिडी देने लग जाए, ठीक है। तो सब्सिडी देने लग जाएगी तो क्या होगा, लागत उसकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है। और वह उत्पादन को बढ़ा देगा और पूर्ति भी बढ़ जाएगी, ठीक है। सरकार की टैक्सेज और सब्सिडीज संबंधी नीतियों का वस्तु की बाजार पूर्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होने के फलस्वरूप सामान्यतः पूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके विपरीत सब्सिडीज के कारण, अनुदानों के कारण पूर्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि उत्पादक अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित रहता है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। जिस प्रकार लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था जो मार्शल ने दिया था, उसी प्रकार होता है लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई में एक जनरल सी बात याद रखनी है आपको कि अन्य बातें स्थिर रहने पे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और जब कीमत घटती है तो सप्लाई भी घट जाएगी। इसे कहते हैं पूर्ति का नियम। ठीक है। तो उत्पादक सदैव अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से अपनी वस्तु को दी गई लागत दशाओं में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचना चाहता है, क्योंकि कोई भी उत्पादक हो वो क्या चाहता है कि वो अपने लाभ को अधिकतम करे। लाभ को क्या करे? अधिकतम करे। लाभ को अधिकतम करेगा तो वो क्या करेगा, जब कीमतें ज़्यादा होगी तब अपने उत्पादन को मार्केट में बेचेगा। ठीक है, ताकि उसे लाभ अधिक मिले। दूसरे शब्दों में अन्य बातें समान रहने पे वस्तु की कीमत में वृद्धि पूर्ति को बढ़ाएगी तथा वस्तु की कीमत में कमी पूर्ति को घटाएगी। इस प्रकार वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में प्रत्यक्ष और सीधा संबंध पाया जाता है। तो यहाँ मैंने फलन के रूप में लिखा है कि जो सप्लाई जो होती है वो फलन होती है किसका? उस वस्तु की कीमत का। ठीक है। एस तो यहाँ वस्तु की पूर्ति को दर्शा रहा है, पी जो है वो कीमत को दर्शा रहा है। ठीक है। तो वस्तु का पूर्ति फलन वस्तु की पूर्ति और कीमत के मध्य सीधा संबंध को स्पष्ट करता है। सीधा का मतलब यहाँ है धनात्मक संबंध। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं पूर्ति के नियम के कौन कौन से अपवाद हैं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है। पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध को दर्शाता है, ये तो अपन ने पढ़ लिया। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी विशेष दशाएं होती है जहां पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। ऐसी दशाओं में ऐसी दशाओं को पूर्ति के नियम का अपवाद कहा जाता है। तो पहली दशा क्या है? अब मान लो कृषि वस्तुओं पर नियम अनिवार्य लाभ से ये लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखना, कई बार क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है या ओलावृष्टि हो जाती है या बाढ़ आ जाती है। ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आने के कारण, नेचुरल डिजास्टर आने के कारण जो कृषि उत्पाद हैं उनकी कीमतें ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। लेकिन उसकी पूर्ति नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले ही बाढ़ आ गई और उत्पादन तो पहले ही उसका कम हो गया बेचारे का, ओलावृष्टि के कारण या बाढ़ के कारण उत्पादन कम हो गया। एक किसान है जो गेहूं के लिए उसने एक खेत बोया अपना 100 बीघा। ठीक है। 100 बीघा उसने खेत बोया है। अब उसी वर्ष उस खेत में ओलावृष्टि हो जाए, पूरी फसल चौपट हो जाए। ठीक है। तो उसका उत्पादन कितना हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। उत्पादन क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। अब चाहे मार्केट में कीमतें बढ़ जाओ, उस गेहूं की कीमतें बढ़ जाओ, लेकिन वो उत्पाद उस पूर्ति को नहीं बढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि ओलावृष्टि या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसके उत्पादन ही उसे नहीं हुआ इतना कि वो उसकी पूर्ति बढ़ा सके। तो यह नियम यहाँ फेल हो जाता है। दूसरा होता है नाशवान वस्तुएं या शीघ्रनाशी वस्तुएं, उन पे पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। क्यों? जैसे शीघ्रनाशी वस्तुएं, जैसे कुछ वस्तु ऐसी होती है जो जल्दी खराब हो जाती है। तो मान लो उन वस्तुओं की कीमतें कम हो जाए मार्केट में। फॉर एग्जांपल, एक दूध विक्रेता है, वो दूध बेचता है डेली वो 50 क्विंटल दूध बेचता है। ठीक है। उसने डेयरी कर रखी है और वो 20 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ अपना मार्केट में बेचता है। ठीक है। अब अचानक उस गेहूँ की कीमत उस दूध की कीमत घट के 10 रुपये प्रति क्विंटल हो जाए, फिर भी उस दूध उत्पादक को दूध बेचना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह दूध को बहुत दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकता। दूध एक शीघ्रनाशी वस्तु है, जल्दी खराब होने वाली वस्तु है। ठीक है। तो यहाँ भी यह पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि विक्रेता वस्तु के नष्ट होने के वजह से या वस्तु खराब होने के वजह से प्राय कम कीमत पर ही वस्तु की अधिक मात्रा बिक्री के लिए प्रस्तुत कर देता है। ठीक है। ये जो नियम है ये सब्जियों पे भी लागू होता है। अगर शाम के टाइम अपन बाज़ार जाएं तो अपने को सब्जियां सस्ती मिलती है, क्योंकि जो सब्जी विक्रेता होते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये जो सब्जी है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए उसको कम कीमत पर भी बेच देते हैं। ठीक है। अगला है सामाजिक प्रतिष्ठान वाली वस्तुओं में यह नियम लागू नहीं होता है। इन वस्तुओं की पूर्ति सीमित होती है और इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर इसकी पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होता है। तो ये बात थी सप्लाई की।
आगे अपन पढ़ेंगे संतुलन। अपन डिमांड पढ़ लिया, सप्लाई पढ़ लिया। अब सप्लाई, यहाँ एक बात मैं बता देता हूँ आपको, पूर्ति वक्र कैसे बनेगा। तो आप ध्यान से देखना, इधर मैंने दर्शाया है कीमत को, ठीक है। वाई एक्स पर किसको दर्शाया है, कीमत को। एक्स अक्ष पे दर्शाया है मांग या पूर्ति की गई मात्रा को। थोड़ा ध्यान से समझना इसको। अब मान लो वस्तु की कीमत 5 रुपये है, शून्य है, यहाँ शून्य है, तो पूर्ति भी कितनी है, शून्य। वस्तु की कीमत हो गई 5 रुपये, तो पूर्ति हो गई 1 kg। कीमत बढ़ के हो गई 10 रुपये, तो पूर्ति बढ़ जाएगी। कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है तो पूर्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति भी क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। और इन बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु पथ ही क्या कहलाता है, सप्लाई कर्व कहलाता है। कैसे ढाल का होता है ये, धनात्मक ढाल का होता है। ये कैसे ढाल का होता है, धनात्मक ढाल का होता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे मांग और पूर्ति के द्वारा संतुलन किस प्रकार स्थापित होता है।